नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजू मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज के इस स्पेशल सेशन में। हम सभी लोगों को पता है कि जेआईबी की एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं और इस एग्ज़ाम के समय में हम सभी लोगों को रिवीजन की बहुत रिक्वायरमेंट है। और उसी रिवीजन के रिस्पेक्ट में आज मैं आपको एक क्लास में एक मॉडल का कराने वाला हूं कंप्लीट रिवीजन, जहां पर हम आज मॉडल ए के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को रिवीजन करने वाले हैं और साथ में करेंगे प्रैक्टिस। तो अगर अभी तक आपने इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस प्लेटफॉर्म को करें सब्सक्राइब। और चलिए जरा सेशन को चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मॉडल ए के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। मॉडल ए में आपके हैं टोटल 4 चैप्टर, मॉडल बी में आपके टोटल 12 चैप्टर, मॉडल सी में आपके टोटल 6 चैप्टर बोलो या बोलो यूनिट्स, मॉडल डी में आपके 4 चैप्टर एंड मॉडल ई नहीं कहो, इसको आप कह सकते हैं एक लास्ट में एडिशनल रीडिंग मटेरियल आपको दिया है होम लोन पर, उसमें है 4 चैप्टर। तो अगर आप सबको ऐड करते हैं तो टोटल इस पेपर में जो चैप्टर है वो 30 चैप्टर है, यानी 30 यूनिट्स हैं। और इन्हीं 30 यूनिट्स को एग्जाम में घुमा के पूछा जाता है इन्हीं सबसे। नाउ अगर हम बात करते हैं मॉडल ए के बारे में, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट मॉडल अमॉन्ग ऑल। इसका एग्जाम में जो वेटेज है वो करीब 10 मार्क्स से लेकर 15 मार्क्स के बीच में है और इसमें बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे चैप्टर नंबर 1 आपका इट्स ऑल अबाउट रिटेल बैंकिंग क्या होती है, यानी पूरे बुक का जो एक हल्का हल्का पॉइंटर है वो चैप्टर में आपको मिलेगा। रिटेल बैंकिंग क्या होती है, इसकी सर्विसेज क्या होती हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, इसका ग्रोथ कैसे रहा हमारे देश में, इसका ग्रोथ कैसे रहा ग्लोबल बैंक्स में। उसके बाद रिटेल बैंकिंग कौन से मॉडल पे काम करता है, उसके बाद रिटेल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है व्हेन वी टॉक अबाउट कॉर्पोरेट बैंकिंग से। और एक इसमें है चैप्टर नंबर 4 विच इज कॉल्ड ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, जहां आप कुछ देखेंगे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल। व्हाट इज न्यूमेरिकल, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ये सारे आपको मिलेंगे मॉडल ए से। व्हाट आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू, ये वन ऑफ द इजीएस्ट मॉडल है। इसको आप चाहें तो 2 घंटे में अच्छे से, मतलब 3 आवर्स ले लो तो बहुत ही अच्छे से आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ जो मॉडल बी आपका है ना, इट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मॉडल, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इसका वेटेज एग्जामिनेशन में करीब 30 मार्क्स से लेकर 35 मार्क्स के बीच में। इसमें कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इससे एमसीक्यू हो गया, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो सकते हैं, केस स्टडी वाइज क्वेश्चन हो सकते हैं, न्यूमेरिकल हो सकते हैं, इससे सब कुछ एग्जाम में पूछा जा सकता है। और हमेशा पूछते हैं, जितने हमारे सेशन इस बैंकर देख रहे हैं ना, जो आगे देखेंगे, सेशन को लाइक कर लीजिए जिससे आपके अकाउंट में वीडियो ये सेव हो जाए। तो जब देखना होगा आपको नवंबर में फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन तो आप देख सकते हैं। जैसे आज मैं कराने वाला हूं रात 9 बजे डिटेल में व्हाट इज इंपॉर्टेंट रिटेल लायबिलिटी पीरियड क्या होती है ना, सारे इंपॉर्टेंट है। अब्राहम मैस्लो थ्योरी क्या होती है, पीएलसी आपका क्या होता है, हाउ वी डिसाइड क्रेडिट स्कोरिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर डिसाइडिंग क्रेडिट स्कोरिंग, है ना, क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल क्या होते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट रिटेल एसेट्स, यानी कि टाइप ऑफ लोन, जितने भी आपके लोन हैं वो यहां पर कवर होंगे, चाहे वो व्हीकल लोन है हो चाहे वो एजुकेशन लोन हो। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, इससे थ्योरी भी आता है और इससे एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। रोल ऑफ एआई, या इंडिया में कैसे ग्रोथ रहा, डिजिटलाइजेशन कैसे हुआ, है ना, कैसे मैंने हम लोग रिकवरी किए रिटेल लोन को, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होती है एमआईएस। और एक आपका पॉइंट आता है विच इज कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन। जैसे जब कोई बैंक अपने एनपीए की रिक्वायरमेंट के लिए अपने लोन को बेचता है एआरसी कंपनी को, तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा, इसको आराम से दीजिएगा कम से कम अच्छा खासा समय। तो हम लोग इसको डेली यहां पर एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।
नाउ मॉडल सी, ये भी बहुत आसान है, बहुत इजी है, बट यहां भी फंसाया है इस बार चैप्टर नंबर 20 सीआरएम में बहुत सारे हैं कस्टमर का और रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम पर आई ही केस स्टडी। अगर मैं मॉडल सी के बारे में कहूं तो इसका जो वेटेज है 20 मार्क्स से लेकर 25 मार्क्स के बीच में, और इसमें चैप्टर नंबर 17 और 18 और 19 ये मेन प्राइम चैप्टर्स हैं, है ना। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये प्राइम चैप्टर्स हैं। इसमें 17 और 19 बहुत इजी है, जो 18 है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत लंबा है। बाकी 22 से क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है, एक दो क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आता है। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड इस चैप्टर आपका है, और 21 आपका है बहुत ही आसान, सर्विस स्टैंडर्ड यानी कि बीसी एसबीआई क्या होती है, ठीक है। नाउ कम टू द मॉडल डी। मॉडल डी भाई साहब बहुत ही मजेदार चैप्टर मॉडल है। आपको लगेगा इसमें सिर्फ 4 चैप्टर हैं, बट 4 चैप्टर नहीं है, यहां भर भर के आपको देखने को मिलेंगे कॉन्सेप्ट, भर भर के आपको देखने को मिलेंगे यहां पर फॉर्मूलेज, भर भर के आपको देखने को मिलेंगे यहां पे न्यूमेरिकल्स। तो मॉडल डी, इसको मैं और कहता हूं कि मॉडल डी, और लास्ट में मॉडल ई, मतलब इन दोनों का इस बार एग्जाम में जो वेटेज रहा है वो वेटेज काफी ज्यादा रहा है, तो वो आपको नहीं करना है। भर भर के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, वो नहीं करना है, ओके, मतलब खूब पढ़ना है इसको, मतलब ऐसा मैं कह रहा हूं। और यही है आपका लास्ट, जिसको मॉडल आप ई कह दीजिए, या इसे हम कहते हैं एडिशनल रीडिंग मटेरियल ऑन होम लोन। एक्चुअली इसमें भी 4 ही चैप्टर हैं, बट इस बार उसने क्या किया कि जो न्यूमेरिकल वो पूछता था पेपर 3 में, वो न्यूमेरिकल उसने पूछ दिया पेपर 4 में। क्या होती है फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, हाउ वी कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझ रहे हैं। तो मॉर्गेज पर काफी क्वेश्चन देखने को मिले इस बार एग्जामिनेशन में, और एक देखने को मिला विच इज कॉल्ड वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी, है ना। इसमें आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों देखने को मिला। तो अगर मैं करूं इसको कंक्लूड, तो मैं याद रखिएगा 20 तो बहुत इजी है, 29 और 30 में जैसे एग्जाम में आए इस बार क्वेश्चन, सिंकिंग फंड से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला, एग्जाम में रिवर्स मॉर्गेज लोन से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला, है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला, एन्युटी से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला, और भर भर के क्वेश्चन आए हैं मॉर्गेज पर केस स्टडी, लंबे लंबे क्वेश्चन आए हैं। मतलब इस बार आईबीएफ ने कहा कि भाई साहब रिटेल बैंकिंग को आप कभी इजी मत मानो, वो उनका कहना है कि जो रिटेल बैंकिंग है उसको इजी मत मानिए, उसको गलती से भी इजी मत मानिए। क्यों? वो जमाना गया जब ये पेपर बहुत इजी हुआ करता था। जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया उनसे जाके पूछिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो भाई साहब ये पेपर भी क्लियर नहीं होगा, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस स्कोर में इस बार के एग्जाम में भी भर भर के बैंकर ने एग्जाम में स्कोर किया है। तो एक ही बात कहूंगा, पहला कि जस्ट बिलीव योर सेल्फ, और दूसरी बात मैं कहूंगा जस्ट फोकस एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट। नाउ ये हमने थोड़ा सा आपको एक इंसाइट दे दिया इस पेपर के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू लाइव, ध्यान दीजिएगा। डेली हम मुलाकात करेंगे आपसे एक चैप्टर और एक मॉडल का एक यूनिट, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो कि बहुत ही मजेदार है और बहुत ही इजी है। सर रिटेल बैंकिंग क्या होती है? अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट इज रिटेल बैंकिंग, क्या होती है रिटेल बैंकिंग, तो एकदम आसान शब्दों में समझाता हूं। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अब इस बैंक का फोकस राजीव मिश्रा पर भी है, जो कि एक इंडिविजुअल कस्टमर है, और इस बैंक का फोकस बड़ी बड़ी कंपनी पर भी है, लाइक एयरटेल, रिलायंस या मैनी मैनी कंपनीज पर भी फोकस है। तो जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जब भी इनका फोकस होता है इंडिविजुअल पर और ये बनाते हैं कोई प्रोडक्ट, तो वो हमेशा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा मास लेवल पर।
अब इन्होंने बनाया एक पर्सनल लोन, फोकस ऑन इंडिविजुअल। तो भाई इंडिया में करोड़ों कस्टमर है, कंपनी करोड़ों नहीं हो सकती है। तो जब कोई बैंक अपना कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फोकस करता है इंडिविजुअल पर, हम उसे ही कहते हैं क्या, हम उसे ही कहते हैं रिटेल बैंक। अब यहां जरा ध्यान दीजिएगा, मान लो मैंने बैंक में लोन लिया, एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने एक बैंक का लोन लिया, तो जो मैं राजीव मिश्रा हूं और मेरे जैसे इंडिया में करोड़ों कस्टमर हो सकते हैं, तो याद रखिएगा मैंने जब लोन लिया 5 लाख रुपए का, ध्यान दीजिएगा, तो इस 5 लाख रुपए को हम कहते हैं टिकट साइज। ये हमारा क्या है, ये हमारा टिकट साइज है। जो टिकट साइज होगा रिटेल बैंकिंग में, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कम होता है, लेकिन जो कस्टमर बेस है वो हमेशा मास लेवल पर होता है। 10 करोड़ कस्टमर को करो टारगेट, 20 करोड़ कस्टमर को करो टारगेट। बट अगर मैं लोन लेगा तो लोन मैं कितना ले सकता हूं, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। मैं 1000 करोड़ तो लोन नहीं लूंगा कभी एज इंडिविजुअल। तो जब कोई बैंक फोकस करता है इंडिविजुअल कस्टमर पर, नाउ यहीं से शुरुआत होती है रिटेल बैंकिंग की। और जब वही बैंकिंग फोकस करता है एयरटेल पर, कंपनी पर, इट इज नोन एज द कॉर्पोरेट बैंकिंग। अब यहां जरा ध्यान दीजिए, जब ये लोन लेते हैं तो जरा सोचो कि सर इनका टिकट साइज जो होगा वो कितना होगा। तो इनका जो टिकट साइज होगा वो होगा 10,000 करोड़ का, 2,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का। तो इनका जो टिकट साइज है देखिएगा वो हमेशा हाई होगा, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा हाई होगा। बट जो कंपनी है वो हमेशा लो होंगी। तो आपको यहां से एक मिला डिफरेंस भी मिल गया। रिटेल बैंकिंग में टिकट साइज ऑलवेज लो रहता है, कॉर्पोरेट बैंकिंग में टिकट साइज ऑलवेज भी हाई रहता है। जो रिटेल बैंकिंग है उनका फोकस है इंडिविजुअल पर, जो कॉर्पोरेट बैंकिंग है उनका फोकस होता है कंपनीज पर। आई होप ये पॉइंट सभी का क्लियर हो गया होगा, इसमें कहीं कोई डाउट किसी को नहीं होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को व्हेन वी टॉक अबाउट एज ए डिफिनेशन, तो जरा अगर मैं कहूं डिफिनेशन को लेकर, सो यस, इट इज ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर बैंकिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल बैंकिंग, है ना, दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू इंडिविजुअल कंज्यूमर रेदर देन बिजनेस। एक परिभाषा ये हो गई। नाउ डिफिनेशन नंबर 2, रिटेल बैंकिंग इज ए वे फॉर इंडिविजुअल कंज्यूमर manage their money, have access to the credit, deposit their money in a secure manner। ये आपका डिफिनेशन नंबर 2 हो गया। नाउ तीसरा, रिटेल बैंकिंग रिफर टू प्रोविजन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज ऑफर टू इंडिविजुअल कस्टमर। यानी कि अगर गौर करो तो तीनों डिफिनेशन का पर्पस क्या है, एक ही है, एक ही मीनिंग है कि यस, फोकस ऑन इंडिविजुअल। आई होप ये आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज रिटेल बैंकिंग। ऐसा पढ़ाऊंगा आपको गाइस, याद रखिएगा, मैं कभी भी ना किसी को बुक्स लैंग्वेज नहीं पढ़ाता हूं। ये मेरा लाइव है, नोट कर लीजिए मेरी बात को, कि मेरा जो कंटेंट है अगर आपने उसको पढ़ लिया, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ये मेरा लाइव चैलेंज है आप लोगों को, इट्स माय कमिटमेंट, इतना मैं इस पे करता हूं ना। और जरा देखिए डिफिनेशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो रिटेल बैंकिंग क्या करता है, मनी लेंड करता है कस्टमर को, बहुत प्रकार के लोन देता है ना, और वो जो लोन देता है वो आपको देता है अपने प्राइम रेट के बिहाफ पर, जो उनका मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट होता है उसी बिहाफ पे लोन आपको देता है। जैसे उनकी कॉस्टिंग वैसा आपको चार्ज करते हैं 8%, 9%। Retail banking refer to the banking in which bank institution execute transaction directly with the customer। यहां पर कस्टमर डायरेक्टली है और ये काम कंपनी में नहीं होता है, वहां पर इंडिविजुअल नहीं होता, वहां पे कंपनी के साथ डील होती है।
नाउ जो रिटेल बैंकिंग है इट्स अ पार्ट ऑफ बैंक ऑपरेशन, है ना, जहां पर हर छोटे छोटे अकाउंट होल्डर को भी सर्विस दी जाती है ना। प्रोवाइड सर्विसेज एट इट्स ब्रांचेस फॉर स्मॉल अकाउंट होल्डर, बीएसबीडी भी यहां ओपन होता है और जो बड़े बड़े अकाउंट्स होते हैं वो भी यहां ओपन होता है। उसके बाद जो बैंकिंग सर्विसेज है ऑफर टू द इंडिविजुअल कस्टमर सच एज सेविंग अकाउंट, सच एज रिटेल बैंकिंग लोन, रेमिटेंस सर्विसेज। उसके बाद जो आपका प्योर रिटेल बैंकिंग है जनरली कंसर्न टू द प्रोविजन ऑफ मास मार्केट, यानी जो बेसिकली हर बैंक का जो रिटेल डिवीजन का पर्पस ही होता है कि हम हर तरह के इंडिविजुअल को अपनी सर्विसेज दें, मास मार्केट पर कैप्चर करें। भाई अगर इंडिया में 100 करोड़ कस्टमर 50 करोड़ कस्टमर हैं हाउसिंग लोन को, तो मैं क्या सोचूंगा एज ए बैंक कि भाई कम से कम इसका मैक्सिमम पोर्शन मैं कवर करूं, मैं ट्रीट करूं, मैं सर्विसेज दूं, है ना। और आपने पता होगा कि शाहरुख खान भी तो सब बैंकिंग सर्विसेज लेते हैं एज ए इंडिविजुअल, विराट कोहली जी भी लेते होंगे, अमिताभ बच्चन भी लेते होंगे। तो जब यही बैंक अपनी किसी इंडिविजुअल को सर्विसेज दे रहा है स्पेसिफिक होके, ओनली विराट कोहली, उसे कहते हैं प्राइवेट बैंकिंग, उसे कहते हैं फोकस बेसिकली प्राइवेट इंडिविजुअल, एक आदमी पर फोकस करता है। जो आपने देखा होगा जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होती हैं वो सब एक आदमी के लिए है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइवेट बैंकिंग। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज रिटेल बैंकिंग क्या होती है, ठीक है। नाउ जो मैंने कहानी पढ़ी वही ये कहानी है। ये एक बैंक है, इन्होंने अपनी सर्विस दी, किसको सर्विस दी, इंडिविजुअल कंज्यूमर को, और सर्विस की कोई लिमिटेशंस नहीं है, हर तरह की सर्विसेज आप अपने कस्टमर को बैंक में देते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं एक स्ट्रक्चर को लेकर हमारे यहाँ काम कैसे करता है, व्हाट इज अवर स्ट्रक्चर, तो याद रखना है सभी लोगों को, ये जो बैंकिंग है ना इसके दो स्ट्रक्चर है। एक आपका हो गया इंडिविजुअल और एक आपका हो गया इंडिया में फर्म। फर्म मीन्स बड़े लेवल पे बात हो रही है। नाउ अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल में भी तो इसमें दो सेगमेंट्स होते हैं। एक आपका होता है रिटेल बैंकिंग और एक आपका होता है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। मैं एंटरप्रेन्योर में बिलीव करता हूं, मैं अपनी कंपनी खड़ा करूंगा, मैं अपना फर्म खड़ा करूंगा। नाउ रिटेल में दो चीजें होती हैं, एक आपको जो मैंने एग्जांपल बोला मास रिटेल बैंकिंग, भाई अगर सेविंग अकाउंट ओपन होगा तो मास लेवल में ओपन होगा। अगर मान लो बैंक लोन देगा तो वो मास लेवल में देगा, है ना, फोकस ऑन मास लेवल में। ना मैंने भी पीछे एग्जांपल आपको दिया था विराट कोहली का, जब वही रिटेल बैंकिंग का फोकस है स्पेसिफिक इंडिविजुअल, है ना, हम आपके अकाउंट को डील करेंगे, हम आपको स्पेसिफिक सर्विस देंगे। नाउ इट इज कॉल्ड प्राइवेट बैंकिंग। तो रिटेल के दो सेगमेंट है, एक मास लेवल में काम करता है जो मैंने नॉर्मल एग्जांपल आपको दिया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, है ना, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज टू द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर, वो सारा किस में चला गया, वो चला गया प्राइवेट बैंकिंग में। तो प्राइवेट बैंकिंग ऑल्सो पार्ट ऑफ द रिटेल बैंकिंग। और एक आपका क्या है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, इसमें दो चीजें होती, भाई मैं खेती कर रहा हूं, एग्रीकल्चर इंडिविजुअल हूं, और मैं एमएसएमई का काम कर रहा हूं। एमएसएमई क्या होता है, एमएसएमई अगर लिखा हो इंडिविजुअल, यानी कि मैंने ओपन किया, मैंने फोकस किया माइक्रो इंडस्ट्री पर, मैं काम करने स्टार्ट किया, मैंने कोई उद्योग लगाया, इंडिविजुअल, माइक्रो, है ना, स्मॉल, है ना, मीडियम की बात कर रहे हैं। और जब यही एमएसएमई के आगे लिख जाए फर्म, यानी वहां पर दो तीन लोग हो गए, बड़े स्तर पर काम हो रहा है, वो कंपनी के रूप में काम कर रही है। तो जब भी फर्म की बात आएगी तो या तो होलसेल और या तो एमएसएमई फर्म होगा। ये इंडिया में एक बैंकिंग का स्ट्रक्चर ऐसे काम करता है, ठीक है, यहां तक आपने समझा। अब ये तो आप कर लोगे, एक मिनट दीजिए, हम लोगों ने इसको कवर कर लिया, गिव मी वन मिनट।
अब एक पॉइंट आता है कि सर इंडिया में अगर मैं कहूं इसके रिटेल बैंकिंग के फीचर क्या है, क्या इसका करेक्टर है ना, क्या इसका करेक्टर है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको तीन चीजें बताई, इंडिया में जो रिटेल बैंकिंग है ना उसमें तीन चीजें कॉमन है, याद रखिएगा। पहला, कस्टमर जो होगा वो मल्टीपल होगा, नंबर वन। मैं भी हूं, मेरे पापा भी हैं, आप भी हैं। नाउ मल्टीपल प्रोडक्ट भी होगा, करंट अकाउंट भी हो गया, सेविंग अकाउंट भी हो गया, लोन भी हो गया। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है मल्टीपल चैनल। दैट मीन्स व्हाट, मन किया तो मैं आपके ब्रांच में पहुंच गया, मन किया तो मैंने मोबाइल बैंकिंग लॉगिन कर लिया। ओके, सो मल्टीपल कस्टमर ग्रुप नंबर वन, मल्टीपल कस्टमर ग्रुप नंबर वन है ना, नंबर वन। नंबर टू, मल्टीपल प्रोडक्ट आपका नंबर टू। और नंबर तीन आपका क्या हो गया, मल्टीपल चैनल। नाउ ये हमेशा फोकस करते हैं इंडिविजुअल, और साथ में जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये उनको भी फोकस करते। तो कभी कभी अगर ये लिख दे तो कंफ्यूज नहीं होएगा, सर ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं होती, यस छोटी है तो इसमें शामिल हो जाएगी, जिसमें जैसे नहीं आप देखते होंगे रूरल एरियाज में होती हैं, स्वयं सहायता समूह होते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग। अब ये हमेशा जो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर होते हैं उनकी नीड को पूरा करते हैं, यानी कि बात करते हैं ये मास लेवल में। और यहां एक बड़ा प्यारा सा वर्ड लिखा हुआ है, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है सर, ये आपको होम लोन दिए सिक्योर है, ये आपको कार लोन दिए सिक्योर है, और इन्होंने आपको पर्सनल लोन भी दिया जो अनसिक्योर है, इन्होंने आपको क्रेडिट कार्ड भी दिया जो अनसिक्योर है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये दोनों पर फोकस करते हैं, कहीं से लॉस कहीं से प्रॉफिट, यानी इनका जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहता है पोर्टफोलियो, ठीक है ना। इट्स फोकस टुवर्ड द मास मार्केट सेगमेंट, ठीक है जी। एंड ये कवर करते हैं, कैटर करते हैं लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल एंटिटी, यानी कि ज्यादा जो ज्यादा है बड़े स्तर पर हैं उनको ये कैटर करते हैं, ठीक है। अब ये ऑफर करते हैं आपको डिफरेंट लायबिलिटी। क्यों हमने कहा, मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट। भाई मुझे, मेरे पास खूब पैसा है तो मैंने एफडी ओपन करा लिया, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं मंथली जाना चाह रहा हूं तो मैंने आरडी ओपन करा लिया। तो ये आपको हर एज पर रिक्वायरमेंट आपको ऑफर देते हैं, ये आपको लोन देते हैं और आपको बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, ठीक है ना। नाउ जो डिलीवरी मॉडल है, यानी आपको जो सर्विस डिलीवर करते हैं, तो मैंने क्या बोला, ब्रांच में भी सर्विस डिलीवर होती है और साथ में जो बोथ फिजिकल एंड वर्चुअल। व्हाट इज वर्चुअल, एटीएम। व्हाट इज वर्चुअल, इंटरनेट बैंकिंग। व्हाट इज वर्चुअल, मोबाइल बैंकिंग, है ना, जिसे हम ऑफ साइट डिलीवरी भी कहते हैं, यानी ब्रांच के बाहर है तो ऑफ साइट और ब्रांच के अंदर है तो इनसाइड भी हम कहते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर। चलिए अब एडवांटेज क्या हो गया, तो पहला एडवांटेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर क्लाइंट बेस बहुत है, भाई 100 कंपनी में मैंने निवेश किया, कस्टमर 100 है, तो भाई कोई से लॉस है कोई से प्रॉफिट है, तो इसलिए मेरा जो रिस्क स्प्रेड है वो क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। भाई आपने 5 लोग को लोन दिया तो 5 ही पे तो बिलीव करेंगे, अगर आपने 500 को लोन दिया तो आपका रिस्क और जब कम हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कोई प्रॉफिट देगा कोई लॉस आपको देगा, एक ये बेनिफिट होता है। दूसरा, मेरी सोसाइटी में एक मिश्रा जी हैं, उन्होंने कहा राजीव सर यार मुझे एक सर्विसेज ओपन करनी है, अकाउंट ओपन कर। मैंने कहा आइए ना मेरे बैंक में, तो उन्होंने मेरे भरोसे पर मेरे बैंक में ओपन कर लिया करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट। अब अगर उनको फ्यूचर में
कार लोन चाहिए, तो इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस सेलिंग। क्या कहते हैं? क्रॉस सेलिंग। यानी जो कस्टमर है वो आपसे अटैच है, तो जब कोई बैंक अपने पुराने कस्टमर को कुछ नया सर्विसेज बेचता है उसे हम कहते हैं क्रॉस सेलिंग। तो जरा सोचिए, अगर लॉयल्टी आपकी अच्छी है, आपकी सर्विसेज अच्छी है, तो हम सर्विसेज आपसे ही लेंगे ना, हम बार बार बैंक थोड़ी ना चेंज करते रहेंगे। क्या नहीं, हाउसिंग लोन लेना है तो यूको बैंक से ले लो, और पर्सनल लोन लेना है तो एक्सिस बैंक से ले लो, ऐसा नहीं होगा। हम एक ही बैंक से सर्विस लेंगे अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है तो। ये एडवांटेज है। और यहां पर बहुत ही अट्रैक्टिव एंड वाइड इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल है कस्टमर के, तो आप यहां बहुत इजी वे में बार्गेन कर पाते हैं इफेक्टिवली। ठीक है। नाउ सर, पॉजिटिव चीज तो इतनी सारी हम लोग ने पढ़ी, क्या डिसएडवांटेज भी हैं? बिल्कुल है। क्या है जरा देखते हैं। जितनी बड़ी बैंक है, जितना बड़ा उनका कस्टमर बेस है, तो भाई एक रूरल बैंक भी तो रूरल कस्टमर भी तो है। अब उसको आता ही नहीं है चलाना मोबाइल बैंकिंग, तो आपको उसको भी कन्विंस करना है, आपको उसको भी समझाना है। तो कहते हैं ना, घर में अगर एक बच्चा, टेंशन नहीं है, घर में 5 बच्चे तो बड़ा दिक्कत होती है। आते नहीं, घर में मेहमान आपके आते हैं, अरे भाई साहब उधर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो सिंगल को मैनेज करना इज क्वाइट इजी देन मल्टीपल। तो प्रॉब्लम इन मैनेजिंग जो है, एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या हुआ भाई? हाँ, प्रॉब्लम इन मैनेजिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट, ये बहुत बड़ा चैलेंज है बैंक के लिए। उसके बाद एक बड़ा प्यारी सी कहानी सुन लीजिए। आज आपका बैंक में, आज आप काम कर रहे थे, आपके बैंक में मान लो 5 स्टाफ हैं, 6 स्टाफ हैं, और आपके बैंक में 100 कस्टमर हैं, और उन 100 कस्टमर में से 90 कहते हैं डियर सर मेरा पासबुक जो है वो अपडेट कर दीजिए, जो बाहर आपकी पासबुक प्रिंटिंग मशीन है वो काम नहीं कर रही है। और उसमें से कुछ लोगों ने कहा सर मुझे 1000 रुपए विड्रॉ करना है, किसान सम्मान निधि हमारे अकाउंट मोदी जी ने भेजा है। अब जरा समझिए, आप दिन भर एंगेज्ड हैं, आपने खूब मेहनत की, बट एज ए प्रॉफिट आपने बैंक को क्या कंट्रीब्यूट किया? तो ये सारे जो कॉस्ट है ना बैंक की, लो कॉस्ट वाले सर्विसेज हैं, इसको मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज है बैंक के लिए। तो अगर ऐसे आते हैं तो इनको हम क्या करते हैं, इनको इनकरेज करते हैं, डियर कस्टमर पैसा विड्रॉ करना है ना, आप एटीएम से कर लीजिए। और बैंक कोशिश करता है कि अपने आप को एंगेज रखें। किसके लिए? अगर मान लो अगर आप इन्हीं को अपनी सर्विसेज दोगे ब्रांच में छोटे वाले कस्टमर को, और अगर मैं आगे आपकी कस्टमर की मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, लगा दी लंबी चौड़ी लाइन में, हम नहीं लेंगे। तो इसीलिए बैंक अपने आप को रिजर्व करता है बेसिकली कि जो हाइयर वैल्यू के ट्रांजेक्शन है उनमें वो आपको एंगेज करेगा। भाई एटीएम से पैसा विड्रॉ कर लीजिए ना जाके, वाई डू आई वेस्ट माई टाइम टू स्टैंड इन क्यू, है ना, ऐसा क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे? ये बैंक के लिए चैलेंज है। प्लस अब मेरी सोसाइटी में मिश्रा जी घूम रहे थे, वो हम सब आंख भी नहीं मिला रहे हैं। हमने कहा क्या हो गया भाई? कहते हैं सर हमने आपके बैंक में ओपन कराया था सेविंग अकाउंट, आप लोग सही से बात ही नहीं करते हैं, सर्विसेज सही नहीं दे रहे हैं। तो एक बार भरोसा टूटता है जीवन में तो कभी जुड़ता नहीं हो, और ये अगर ज्यादा होगा तो मिश्रा जी ने जो हैं हमारे, वो क्या करेंगे, तो दूसरे को रिकमेंड भी नहीं करेंगे हमारे बैंक में जुड़ने के लिए। अगर ये ज्यादा हो गया तो साहब क्या होगा, सब हमारे बैंक से पैसा विड्रॉ कर लेंगे, और इसे कहते हैं बैंक रन, जो नॉर्मली अच्छी चीज नहीं। ठीक है, चलिए। और आज के डेट में ना इतना ज्यादा हो गया है कंपटीशन कि हर एक बैंक आपको कहेगा अच्छा ठीक है, एसबीआई ने आपको दिया है 4.15%, चलो ठीक है, आपको हम देंगे 4.25 देंगे। मतलब कभी कभी अनहेल्दी कंपटीशन भी हो जाता है। तो आज हमने चैप्टर नंबर 1 का जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको कवर किया। इसकी पूरी कंप्लीट क्लास जो आपको मिलेगी ओलीबोर्ड ऐप पर मिलेगी, मास्टर बैच में मिलेगी, और मिलेगी जेआईबी के सुपर एलीट प्लान में। चलिए, डे 1 आज कंप्लीट हुआ। अब जरा हम लोग थोड़ा सा करते हैं प्रैक्टिस।
ट्राई करिए आंसर देने की, सभी लोग कोशिश करिए जितना आपने पढ़ा। बताइए आंसर क्या आ रहा है। एक एबीसी लिमिटेड बैंक है, वो रिटेल बैंकिंग में आया है, इंटर किया ना। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्ट नीड टू बी अडॉप्ट टू फॉलो द काइंड ऑफ बिजनेस। उसको क्या करना चाहिए। इट इज फोकस टूवर्ड द मास मार्केट सेगमेंट, covering a large population of individual and non-individual entity। दूसरा कहता है इट ऑफर द सेम लाइबिलिटी। तीसरा कहता है द डिलीवरी मॉडल ऑफ रिटेल बैंकिंग इज ओनली फिजिकल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओनली 1, ओनली 2 and 3, ओनली 3, ओनली 2। बताइए इसका आंसर क्या होगा। नीड टू आंसर एवरी